बच्चों गुड आफ्टरनून। चलिए आज स्क्रीन का कोई काम नहीं, आपका और मेरा काम है सिर्फ, और आपका और मेरे काम के अंदर में हम सबसे पहले क्या करेंगे। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, मैं एक छुट्टी के बाद आया हूं तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर एंथुसियाज्म थोड़ा सा ज्यादा का होगा। क्यों? क्योंकि 10 दिन से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो 10 दिन का एक साथ निकलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं, अगर याद हो आपको तो लास्ट लेक्चर के अंदर में, जो लोग पेन ड्राइव गूगल ड्राइव देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म किया था। चैप्टर नंबर 1 के अंदर में कितने यूनिट थे बेटा? 2। यूनिट 1 हमें बताता है इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यस और नो। ठीक है, और यूनिट नंबर 2 हमें बताता था कि भैया 3 तरह की मेजर प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, बी इट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बी इट सोशलिस्ट इकोनॉमी, बी इट मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके अंदर में 3 मेजर इश्यूज रहते हैं। व्हाट आर द 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? What to produce, majorly 4, not 3, majorly 4. What to produce, how to produce, for whom to produce, and इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे इस इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन किया जाए, राइट। फिर हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमने पढ़ा था सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमने पढ़ा था मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। याद आ रहा है? इसमें हमारा यूनिट 2 खत्म हुआ था। आज का पूरा दिन हम सिर्फ रिवीजन में ही डालने वाले हैं। वैसे आपको याद होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू बाकी है, लेकिन मैं जानता हूं एक गैप के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, तुमको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। तो आज का टाइम जो है हम सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन के ऊपर डालते हैं। यस, और कल हम लोग इसके ऊपर क्या सॉल्व करेंगे? एमसीक्यू। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 अटेंड नहीं किया, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये चैप्टर वापस से लेने वाले हैं, तब आपका कवर हो जाएगा। जब मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं, इसका चैप्टर नंबर 1 से कोई लेन देन नहीं है। सो आप चैप्टर नंबर 2 से भी चालू कर सकते हैं। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 या एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 भी नहीं पढ़ा, तो भी उसका चैप्टर नंबर 2 से कोई लेन देन नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाएंगे। गेटिंग और नॉट, राइट। सो हमारे कुछ दोस्त हमारे लाइव में बाद में जुड़े हुए हैं जिनके लिए ये इंस्ट्रक्शन थे। चलो अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप अपनी बुक या अपना रजिस्टर जो भी आपने लिखा है बस उसको ओपन कर लीजिए पहले पेज से। मैं शुरुआत से फटाफट बस रिकॉल करवाए जा रहा हूं। क्या मैंने ऑडियो रिवीजन भी करवा दिया था? यूनिट 1 का करवाया था कि यूनिट 2 का भी करवा दिया था? ओनली यूनिट 1 का हुआ था, यूनिट 2 का बाकी है। ठीक है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले रजिस्टर का पहला पेज निकाल दीजिए। ठीक है, आप अगर नए आए हैं तो आपके बाजू में वाला अगर लिखा होगा तो प्लीज उसके रजिस्टर में भी देख के आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा इजी है चैप्टर नंबर 1। यस यस और नो? चलो आ जाओ, आ गए बेटा सब लोग? आ गए बेटा सब लोग? चलो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर, हमें बताया था कि भैया इकोनॉमिक्स 60 का है और बीसी के 40 का है, बराबर है कि नहीं है? यस, यहां से हमने शुरुआत करी थी। इसके बाद अगर आप देखें तो हम लोगों ने ये देखा था कि कितने चैप्टर्स है। इकोनॉमिक्स के अंदर में 5 चैप्टर है, जबकि बीसीके के अंदर में 6 चैप्टर्स है, राइट। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने कुछ चीजें देखी। सबसे पहली चीज देखी थी हम लोगों ने रिसोर्सेज। वाई इकोनॉमिक्स इज रीडेड? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्ड, और हमें रिसोर्सेज को एप्रोप्रिएटली क्या करना है? यूटिलाइज। तो हमने सबसे पहले ये समझा आखिर रिसोर्सेज हम कहते किसको है। हम रिसोर्सेज कहते किसको है। तो रिसोर्सेज का क्या मीनिंग होता है? मेरा बच्चा जल्दी से बताएगा मेरे को। रिसोर्सेज मतलब 5 रिसोर्सेज, 5M। कौन से 5M होते हैं जरा जल्दी से बताइए? मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये 5 रिसोर्सेज है। हमने कई कंपनी के एग्जांपल लिए, किसी ने मेन सही तरीके से मैनेज नहीं किया, किसी ने मशीन सही तरीके से मैनेज नहीं किया, किसी ने मेथड सही अपनाई नहीं। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है जिसके कारण कंपनी फेल हो गई। तो हमने सबसे पहले 5 रिसोर्सेज पढ़े। 5 रिसोर्सेज के अंदर में था मेन, मनी, मशीन, मटेरियल्स एंड मेथड्स। यहां से हम गए इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट लाइन था, राइट। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? Economic is a branch of knowledge which is concerned with production, consumption and transfer of wealth.
क्या उगाएंगे, क्या कंज्यूम करेंगे और ट्रांसफर कैसे होगा वेल्थ का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। मैंने आपको सिखाया था वेल्थ ट्रांसफर का मतलब होता है एक आदमी कमाता है, उसको क्या करता है, स्पेंड करता है। स्पेंडिंग ही दूसरे के लिए क्या है, अर्निंग। यस, एंड दैट्स हाउ वेल्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ क्या होती है, ट्रांसफर। और हमने देखा था ये एक पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है। याद होगा तो फार्मर बीज खरीदता है, बीज खरीद करके उसको उगाता है, पानी वानी डालता है, सबको अपनी वेल्थ ट्रांसफर करता है। फिर वो किसी किसान किराना दुकान वाले को बेचता है, यहां से वेल्थ ट्रांसफर हो गई, यहां से वेल्थ क्या हो गई बेटा, ट्रांसफर हो गई। वो व्यक्ति अपना कुछ प्रॉफिट कमाता है, वो कई लोगों को जॉब पे रखता है, वो सैलरी देता है, और जो प्रॉफिट आता है कुछ अपने लिए रखता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस तरह से और वेल्थ ट्रांसफर हुई। फिर ये जाता है किसके पास, रिटेल सेलर के पास। रिटेलर अपना कुछ प्रॉफिट रखता है, कुछ सैलरी बांटता है, और ये वेल्थ अगेन ट्रांसफर करता है। एंड दैट्स हाउ ये पूरा सर्कल घूम फिर के वापस आता है। यस, अच्छा जी। इसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक एनालिसिस को काय में इन्वॉल्व कर देना, बिजनेस में इन्वॉल्व कर देना। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। यस, सो हमने सबसे पहले समझा इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है। इकोनॉमिक्स देश की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, देश की बात चल रही है, जिसके अंदर में मैक्रो माइक्रो दोनों पार्ट होते हैं। कुछ याद आया क्या, राइट? जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड ओनली दैट पर्टिकुलर बिजनेस। एज अ प्रोफेशनल सीए में एज अ प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी का है के ऊपर है बेटा, बिजनेस चलाना, हमारे को देश चलाना नहीं है। इसीलिए हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक्स। यस, अच्छा जी। इसके बाद हम गए थे ये समझने के लिए आखिर ये सब्जेक्ट लाया किसने, ये सब्जेक्ट का हिस्ट्री क्या है, क्या तुम्हें याद है? हाँ, वो वैसे तो ये चाणक्य की तरफ से आ गया था, लेकिन अंग्रेज आए तो इन्होंने अपना स्टडी पैटर्न बना दिया, तो वहां का एक आदमी आ गया, बाबा एडम स्मिथ। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी। अच्छा, इन्होंने किसी के कान में बोला था, किताब लिखी थी, किताब का नाम था, बहुत बढ़िया। इसीलिए इस आदमी को फादर ऑफ एंड फादर ऑफ भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना है। इट इज अ लैटिन वर्ड और अ ग्रीक वर्ड, ओकियोस एंड नोमोस। ओकियोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। नोमोस का मतलब क्या होता है, सो लॉ ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब यहां पे घर है या बिजनेस की बात चल रही है, बिजनेस की बात चल रही है, एक देश की बात चल रही है या बिजनेस की बात चल रही है कि वो कैसे चलाया जाएगा। यहां से हम आगे निकले, हमने समझा इकोनॉमिक्स के दो प्रकार होते हैं। क्या तुम्हें याद है? एक है ऊ, एक है ऊ, एक है ऊ, एक है ऊ। याद है क्या? एक है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, तुम लोग ऑलरेडी रिवाइज करके आए थे या सब लर्न है? हा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू विजय, वेरी गुड। चलो, हाँ जी, नहीं मैं आप पे भी इक्वली प्राउड हूं। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मीन्स हम स्मॉल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं। यस, यही अगर हम बिग टारगेट के ऊपर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। हमें माइक्रो कवर है या मैक्रो कवर है? माइक्रो। लेकिन सिर्फ माइक्रो कवर है क्या? नहीं, मोर ऑफ माइक्रो लेस ऑफ मैक्रो। कवर दोनों है पर हमें पढ़ना मोर ऑफ माइक्रो है। आओ, ठीक है। फिर हमने समझा इकोनॉमिक्स के दो फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं बेटा? दो। पहला, ह्यूमन वांट्स आर, कभी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैं घूमने गया, वहां पे जाकर के मोबाइल से कैमरा निकाल रहा था। मेरी इच्छा क्या हुई, काश यार मेरे पास DSLR होता। अब आप बताओ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, उससे ज्यादा का मेगापिक्सल मेरे कैमरे में है, बट फिर भी मेरे को क्या चाहिए, बड़ा वाला कैमरा चाहिए, राइट? मेरा छोटे वाले से नहीं होगा, मेरे को बड़ा वाला चाहिए। नहीं, एक मिनट। एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड, इसको पाने के रिसोर्सेज आर स्केर्ड है। अपने पास पैसा है नहीं, आपको मालूम है, अपने को 100 रुपए रोज मिलता, ठीक है, अपने को 100 रुपए रोज मिलता। 100 रुपए से अपन क्या तो कैमरा लेंगे, तो जो बीवी ने दिलाई है वही ठीक है। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड। अच्छा, क्या इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम रिसोर्सेज एलोकेट कर दे? अरे हाँ, रिसोर्सेज को एलोकेट करो, खत्म करो, यही हो गया इकोनॉमिक्स? ना मुन्ना ना, ये इस पे भी ध्यान देता है कि इस रिसोर्सेज को कैसे इंक्रीज किया जाए। और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी भी तो होती है कि फ्यूचर में हम तो यूज कर रहे हैं, दूसरे भी कैसे यूज करेंगे, इसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। से यस। इसके बाद में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखा था। अगर आपको याद हो तो इसके बाद में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखा था। बिजनेस इकोनॉमिक मींस द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है, फिर हम यहां निकल गए थे। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजन मेकिंग इज सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन निकालना है, यानी हमारे पास 5 अलग अलग मेथड है। 100 रुपए है, मैं कहां खर्चू, इस 100 रुपए को कहां खर्चना है, इस डिसीजन मेकिंग।
यस, लेकिन उसको सही तरीके से खर्चा करना इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स। यस, ताकि वो फिजिबल भी रहे, रैशनल भी रहे। डिसीजन मेकिंग तीन प्रकार की हो सकती है, टैक्टिकल, स्ट्रैटेजिकल, ऑपरेशनल। टैक्टिकल, स्ट्रैटेजिकल, ऑपरेशनल। यस, डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए? पहला, इफेक्टिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? इफेक्टिव। एंड दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन इफेक्टिव अल्टरनेटिव को हमें क्या करना है? छोड़ना है। इन शॉर्ट, हमें वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जो इफेक्टिव है, वो अल्टरनेटिव को छोड़ देना है जो नॉन इफेक्टिव है। ठीक है बेटा। डिसीजन मेकिंग सिंपल प्रोसेस होता है? नहीं, डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ सिंपल और अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। ये कभी भी चूज करना आसान नहीं होता। यस, कभी कभी लड़कियां कह देती है अपनी माँ को चूज करो या मुझे चूज करो। जाहिर सी बात है हम अपनी माँ को चूज करेंगे, लेकिन ये इतना सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये सुनो ये बात है कि नहीं? ये बात अलग है। वैसे लड़का अगर कहते हैं मुझे चूज करो या पापा को चूज करो, ऑब्वियसली डिसीजन विल बी पापा। ये सुनो, पर ये इतना आसान नहीं है। हमको दोनों चाहिए, दोनों है ना, दोनों चाहिए हमको। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकिंग, इट इज कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है। क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है? यस, बिल्कुल कहा जाता है। क्यों? बिकॉज हम इकोनॉमिक एनालिसिस को बिजनेस डिसीजन में इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है। फिर हमने देखा था नटूरे ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, याद आ रहा है क्या? नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमने आपको समझाया था नेचर मतलब ये कैसा है, राइट? बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद इंडिविजुअल, व्हाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद industry or big amount. Yes, overall economic analysis. So business economics is a mixture of more of micro and less of macro. Yes, क्या है business economics? Hypothetical या assumption based भी है? Yes, मैंने आपको बताया था कि भैया हर चीज का कोई स्ट्रेट लॉजिक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब किसी चीज का हमारे पास स्ट्रेट लॉजिक अवेलेबल नहीं होता तो हमें कुछ तो बेस लेना होता है। सिंपल सी बात है, जैसे मैथ्स में अगर हमें कोई डेरिवेशन निकालना है, वी टेक assumption, let's say x। समझ में आ रही बात? यानी हमें भी किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, क्योंकि हर चीज का जवाब अवेलेबल नहीं है, तो हमें भी किसी ना किसी चीज पे पहुंचने के लिए कुछ तो बेसिस लेना पड़ता है, एंड दैट बेसिस इज समटाइम हाइपोथेटिकल। तो इकोनॉमिक्स में भी बिल्कुल वैसा ही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन एक्सेट्रा। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या साइंस है? क्या ये आर्ट्स भी है? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे, अच्छा, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एज वेल? इसमें अकाउंट्स का नॉलेज भी होना चाहिए। यस, अरे याद करो ना, मैंने आपको बताया था एक बिजनेस करने के लिए आपको हर तरीके के नॉलेज की जरूरत है। यस, कि आपका पेंट कितना आता है, आपका ये स्क्वायर फुट पे होता है या वो स्क्वायर फुट पे होता है, ये मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि भैया कौन सी चीज किस मेजर पे होती है। तो सिर्फ आपको एक ही चीज का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। जब आप बिजनेस या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। हेंस इट इज ऑल्सो एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। यस, अच्छा जी, क्या ये दो चीजों पे बेस्ड है, पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव? ये पॉजिटिव पे भी बेस्ड है और नॉर्मेटिव पे भी बेस्ड है, इसीलिए हम हर चीज एक्स और वाई एक्सिस पे डालते हैं। यस और नो? इसीलिए हम हर चीज एक्स और वाई एक्सिस पे डालते हैं। इसी के लिए जब भी आप क्या करेंगे बेटा, इकोनॉमिक्स पढ़ते रहेंगे, आपको ग्राफ्स पढ़ने होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसीलिए पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव भी है, राइट? फिर हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कितने इश्यूज के साथ डील करता है? दो, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। हमें कुछ चीजें इंटरनल सॉल्व करनी पड़ती है, कुछ चीजें एक्सटर्नल सॉल्व करनी पड़ती है, क्योंकि एक बिजनेस दोनों तरफ से इंपैक्ट करता है, इंटरनल इश्यूज से भी इंपैक्ट करता है और एक्सटर्नल इश्यूज से भी इंपैक्ट करता है। वापस से एक बार बोलेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक कितने इश्यूज के साथ डील करता है? दो, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, क्योंकि हर बिजनेस को इंटरनली भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉय के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है, इज इट एन इंटरनल इश्यूज? यस। हमें एक टेक्निकल इश्यूज आ रहा है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में, इज इट एन इंटरनल इश्यूज? यस। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी, इज इट एन एक्सटर्नल इश्यूज? तो हमें गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सटर्नल इश्यूज, ओ ताई असं नको कराओ, इट इज एन एक्सटर्नल इश्यूज। यस, तो एक्सटर्नल इशू। अब आप मुझे बताइए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को 8-8 रुपए से कम किया, क्या इससे ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा हर बिजनेस के? यस, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा हमारे। यस, अगर हमारे ट्रक के अंदर में 32 लीटर पेट्रोल भी आता है, समझ के चलिए, या 32 लीटर डीजल भी आता है, तो अकॉर्डिंगली 32 into 10 और 8 एज द केस में भी ये हमारा सेविंग हो गया, ये हमारा सेविंग हो गया, एंड दैट्स हाउ इट क्रिएट्स एन इंपैक्ट, राइट? अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होगी, ये एक्सटर्नल है या इंटरनल? एक्सटर्नल। यस, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज आपके हाथ में नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन, क्या डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन में आएगा?
इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, कैपिटल, प्रॉफिट एंड रिस्क एनालिसिस, ऑल दीज आर इंटरनल छोटे इश्यूज है जो आप हैंडल कर सकते हो। ये आप इसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो इस बारे में, या इसके बारे में आप अपने डिसीजन मेकिंग चेंज कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, यस, जनरल ट्रेंड, नेशनल इनकम, ये सब आपके हाथ में नहीं है और ये आप हैंडल नहीं कर सकते। यहां अगर आपको याद हो तो आपका चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 खत्म हुआ था। से यस, एक बार चेक कर लो मालिक। यहां तक का हमारा रिकॉर्डिंग भी सारा हुआ है। चलो जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ब्रो देयर इज अ क्रो। वापस आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब हम चालू करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 हमने चालू किया था। हमें पता चला किसी भी इकोनॉमी, बी इट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बी इट सोशलिस्ट इकोनॉमी और बी इट मिक्स्ड इकोनॉमी, तीनों इकोनॉमी के अंदर में कुछ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। व्हाट आर द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? 4। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। इसमें मैंने आपको बताया था कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड, हम क्या प्रोड्यूस करें। रशिया कैपिटल गुड्स, इंडिया कंज्यूमर गुड्स। याद आ रहा है, हम क्या प्रोड्यूस करें, कोई भी इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस करेगी, यह सबसे बड़ा इशू होता है। यस, मैंने आपको बताया भी था कुछ कंट्री हाँ कुछ कंट्री, यस और नो, जबकि इंडिया कुछ कंट्री। तो अपना आप क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कंट्री गैस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कंट्री नहीं करते। सो व्हाट टू, अरे नेचुरल गैस, यूक्रेन। बहुत गंदे लोग तुम लोग ना, मेरे को बिगाड़ रहे हो मालूम है। ये तुमको करण सर ने बिगाड़ा है। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। याद करो, 2 तरीके थे प्रोड्यूस करने के, या तो लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव। याद आ रहा है क्या? या तो आप ऑटोमेटिक मशीन से लगाओ, मशीन से लगा करके हर चीज प्रोड्यूस करो, या तो लेबर इंटेंसिव, आप यहां पे लेबर लगाओ और लेबर लगा करके प्रोड्यूस करो। इंडिया में दोनों चलता है। इंडिया इज अ, याद आ रहा है। थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आखिर किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए या पुअर के लिए, ये हमारा डिसीजन मेकिंग है। या अमीरों के लिए प्रोडक्ट बनाए। यूएसए अगर आप देखोगे हमेशा प्रोडक्ट अमीरों के लिए ज्यादा बनाता है। यस और नो, यही अगर इंडिया देखा जाए, इंडिया सबके लिए बनाता है। यस, इंडिया सबके लिए बनाता है क्योंकि हमारे पास एंड फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें यह भी देखना होगा कि आज की जरूरतें तो पूरी हो, लेकिन इसके आगे की भी जरूरतें हमारी पूरी हो जाए। यस, यानी आज तो हम खा ही ले, कल हमारे बच्चे भी खा सके। यस, सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं इसको। कौन सी एबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी। भैया हम आज तो रखे ही, आगे भी लोग इसका ध्यान रखें। अच्छा जी सर, फिर हम यहां से गए थे, हमने समझा भी कि इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। देखो, एक मस्त सा चार्ट बनाया, मैं अपना रजिस्टर देख रहा हूं, नहीं मैं अपना रजिस्टर देख रहा हूं, मैं टीचर को नहीं अपना रजिस्टर देख रहा हूं। ठीक है, मुझे वहां पे दिख रहा है 3 चार्ट। एक है कैपिटल, सबसे शॉर्ट में हमने यहां पे बनाया था, याद है? तो रजिस्टर हमने बनाया ही इसलिए है ताकि हम लास्ट डे पढ़ सके। तो एवरीबॉडी, जब हम पहली बार पढ़ेंगे क्लास से पढ़ेंगे प्लस नोट से पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में जब पढ़ते रहेंगे तब हम रजिस्टर से पढ़ेंगे। यस, क्योंकि ये शॉर्ट का भी शॉर्ट है, राइट? चलो, हमने पढ़ा था 3 तरह की इकोनॉमी होती है। एक है कैपिटलिस्ट, दूसरी है सोशलिस्ट, तीसरी है मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट यूएसए, सोशलिस्ट नॉर्थ कोरिया, यस क्यूबा, एंड मिक्स्ड मतलब मेरा भारत महान। यस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या इसे हम फ्री इकोनॉमी या लेजिस्फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री इकोनॉमी और लेजिस्फेयर इकोनॉमी। यहां पे क्या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को मौका दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव जिनका क्या हो, प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव जिनका क्या हो, प्रॉफिट। गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रोल और मैक्सिमम रोल। यस, गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रोल। क्या आपको याद है? चलो जी, इसके बाद हम गए थे सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी, ऑल्सो कॉल्ड एज सोशली प्लान्ड इकोनॉमी। यस, किसने इंट्रोड्यूस करी थी? कार्ल मैक्स और फ्रेडरिक एंगलस। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारी चीजें किसके हाथ में होती है?
गवर्नमेंट या स्टेट के हाथ में, स्टेट को ही क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट, ये एक इंग्लिश वर्ड है स्टेट, तो व्हेन वी से स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। यस, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में दोनों वर्क करते हैं, मार्केट पे भी डिपेंडेंट होता है, गवर्नमेंट पे भी डिपेंडेंट होता है, यस और नो। इसके अंदर में प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों के फीचर्स होते हैं, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों के फीचर्स होते हैं। सम सेक्टर्स आर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट व्हाइल सम आर रिजर्व फॉर प्राइवेट। यस, इसके आगे हम बढ़े थे, हमने एक एक को पढ़ना चालू किया था। हम सबसे पहले गए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी मतलब सारा मैनेजमेंट, सारा सब कुछ किसके हाथ में, प्राइवेट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट। यस, सो प्रॉफिट मोटिव होता है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है, आप जो चाहे बना सकते हैं, जो चाहे बेच सकते हैं। यस, आपको हर चीज करने का राइट है। फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, आप चीजें अपने नाम पे कर सकते हैं, माइंस एंड अदर चीजों के राइट आप अपने हाथ में रख सकते हैं। कंपटीशन इज हायर, क्योंकि हर एक जन प्रॉफिट बनाने के तौर पे है, तो हर एक जन इसमें अपना अपना काम करना चाहेगा। एंड इंटरफेरेंस जो होता है वो गवर्नमेंट का क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, मेरिट्स देखा था हम लोगों ने इसका, क्या मेरिट्स है इसके, पहला कि भैया एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि आदमी को प्रॉफिट बनाना है। याद होगा तो केजीएफ चैप्टर 2 हम 2 साल के अंदर ही 10 साल जितना खोद देंगे, याद आ रहा है क्या, हम 2 साल में ही 10 साल जितना खोद देंगे, पूरा गोल्ड बाहर निकालो, अपने को शिप पे लेकर के जाने का है। कहां लेकर के जाने का है, शिप पे लेकर के जाने का है, अपन वो करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आदमी जब प्रॉफिट बनाना चाहता है तो उसका रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। याद हो तो पार्ले एग्रो, यस और नो, पार्ले के वेस्ट से क्या बनाया था, चॉकलेट, याद आ रहा है। तीसरा एग्जांपल हम लोग, प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ताकि अपना प्रोडक्शन बढ़ा डाले। फोर्थ, कंज्यूमर आर बेनिफिटेड एंड इट इज सेल्फ रेगुलेटेड, इट ऑफर्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। यस, चलिए इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। क्या डीमेरिट्स थे बेटा, वाइड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, किसी के पास पैसा है तो वो धनाधन नई इंडस्ट्री डालते जाएगा। अब आप रिसेंटली एग्जांपल देखिए, सिर्फ एक डील और अदानी इंडिया के 2nd नंबर के सीमेंट बिजनेसमैन बन गए, सिर्फ एक डील। पता है आपको कौन सी डील, अभी एसीसी। सर एसीसी का डील किया अदानी ग्रुप ने, जो सीमेंट बिजनेस के अंदर में कहीं दूर दूर तक के नहीं थे रैंकिंग के मामले में। अचानक एसीसी की डील करने के बाद ये इंडिया के 2nd लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स बन गए। मतलब जिसके पास पैसा है उसने एक ही डील करके क्या कर दिया, टॉप पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल एलन मस्क कहीं थे ही नहीं सोशल मीडिया के अंदर में, एक डील करी सोशल मीडिया के अंदर में वो टॉप रैंकिंग में आ जाते हैं। यानी इनइक्वालिटीज तो है, जिसके पास पैसा है उसने डील करी और अचानक से टॉप पे पहुंच गया, राइट। इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर, आदमी को प्रॉफिट बनाना है और काम कराओ और काम कराओ और खुदवाओ, हमें 2 साल के अंदर में 10 साल का सोना चाहिए और खुदवाओ। यस, व्हाट इज दैट, ह्यूमन वेलफेयर को क्या किया जाता है, इग्नोर। पैटर्न ऑफ डिमांड आपको कभी ट्रू पता नहीं चल सकती। एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट बना के दे रहा है उसको रखेंगे, जो काम नहीं कर पा रहा उसे निकाल दिया जाएगा। यस, फिर हम आए थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्या तुम्हें याद है। यस, क्या है ये बेटा, सेंट्रली प्लान्ड है, फोकस रहता है यहाँ पे सोशल वेलफेयर के ऊपर। किसके ऊपर फोकस रहता है बोलो जल्दी से, कंज्यूमर चॉइस का ऑप्शन नहीं है। कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है। यस, वो क्या कंज्यूम करेगा ये भी कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, सब कुछ किसके हाथ में है, गवर्नमेंट। अब जब सब कुछ ही गवर्नमेंट के हाथ में है तो कंपटीशन तो है ही नहीं। अब जब कंपटीशन है ही नहीं तो जाहिर सी बात है विन तो यही होना है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, मेरिट्स क्या है भैया इसके। यस, मेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है भैया, पहला प्लान्ड इकोनॉमी होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में तो गवर्नमेंट सबको समान समझती है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। सबको क्या करती है बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमम, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट का ओन्ड है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोग हायर करना चाहेगी। प्रॉफिट मोटिव यहां पे होता ही नहीं, सोशल वेलफेयर इज द मोटिव। यस, अच्छा जी, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस आपके पास है ही नहीं, आप क्या खाएंगे और क्या बनाएंगे ये आपके हाथ में नहीं है। दूसरा, क्रिएट मोनोपोलीज, एक ही के हाथ में सब कुछ होने के कारण एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, रेलवे आज प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में भी होता तो शायद रेलवे का नक्शा कुछ और होता। यस, रेलवे का वर्क करने का तरीका कुछ और होता। आज रेलवे 100% किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, तो जाहिर सी बात है एक मोनोपोली है उनकी इस सेक्टर के अंदर में। प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी,
जाहिर सी बात है हर आदमी आके अपना पॉलिटिक्स यूज करना चाहेगा, पॉलिटिकल पावर यूज करना चाहेगा, अपने हिसाब से उसे काम करवाना चाहेगा, ब्यूरोक्रेसी. यस, इट टेक अवे द बेसिक राइट टू प्रॉपर्टी एंड नो इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल एफिशिएंसी. आपकी पर्सनल एफिशिएंसी का यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है. मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट. क्या एडवांटेज है भैया इसके? फ्रीडम प्रोवाइड करती है प्रॉपर्टी के भी, कंज्यूमर को इसमें बेनिफिट होता है, वो गवर्नमेंट से लेना चाहेगा या प्राइवेट प्लेयर से लेना चाहेगा. एग्जाम्पल, वो MSCRT की बस से जाना चाहेगा या नीता बसेस से जाना चाहेगा, ये उसके हाथ में है. कंपटीशन दोनों के लिए रहेगा, कस्टमर दोनों को मिलेंगे, लेकिन कौन कहाँ ट्रैवल करना चाहेगा ये उसके ऊपर है. यस, आप गेहूं राशन की दुकान से भी ले सकते हो, किराना दुकान से भी ले सकते हो, आपके पास दोनों राइट है. यस, बेटर इंसेंटिव फॉर इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी. इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बेटर होता है. देखिए जैसे कि जियो ने 5G ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था, एयरटेल ने 5G ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था. परसों की बात है, हमारे देश के अंदर में 5G टेस्ट हुआ सक्सेसफुली IIT मद्रास के अंदर में, है ना. गवर्नमेंट BSNL भी 5G के अंदर में एंटर करेगा. यस, बट क्या आपको पता है, आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा ना कि BSNL आखिर कमा कहाँ से रहा है. मतलब यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके पास BSNL है? एक. ठीक है, सो आउट ऑफ मेनी पीपल ओनली 1% हैज BSNL. हाउ मेनी पीपल हैव Jio? एयरटेल, वोडा आइडिया. ओके, सो अगर आप देखेंगे कि इस पूरे सेक्टर के अंदर में एक जन लैक कर रहा है, वो कौन है? BSNL. बट आपको कई बार ऐसा भी सोचते होंगे ना कि BSNL प्रॉफिट फिर क्या कमा रहा होगा, क्यों ये कंपनी चल रही है, गवर्नमेंट इस कंपनी को चला ही क्यों रही है फिर जब ये लॉस मेकिंग है. यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड. BSNL सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है. पहला, सबसे ज्यादा टावर BSNL के है, किसी और का कवरेज आए ना है, BSNL का आता है. यस, BSNL का है, और वो अपने टावर लीज करता है इन सबको, तो लीज रेंटल सबसे ज्यादा BSNL के पास आता है. दूसरा है लीज लाइन्स. आप कोई भी बड़े ऑफिसर्स देखो, इसके अंदर में BSNL का लीज लाइन चलता है. BSNL का लाइन ही एक ऐसा लाइन है जिसके अंदर में एरर और इंटरप्शन नहीं है. अब जैसे जियो के एक बैंडविड्थ के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, BSNL सेपरेट बैंडविड्थ देता है हर इसके लिए, तो इसके अंदर में किसी और का इंटरसेप्शन होता ही नहीं है. दूसरी बात, किसी ने आकर सेंधमारी करी भी तो BSNL उसको 1 मिनट में पकड़ लेता है कि ये है कौन. तो यहां से सबसे ज्यादा रेंट आता है BSNL को. तीसरा, BSNL को लाइसेंसिंग का आता है, टेलीकॉम लाइसेंसिंग. आज जो जिनको टेलीकॉम लाइसेंस मिल रहे हैं, इनका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलता है और उनसे इनको आता है. तो यहाँ एक और बेनिफिट है जो इनके लिए क्रिएट होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से क्या होते हैं बेटा, बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं. चलिए, डिसएडवांटेज भी है. देयर इज नो ग्लोबल पार्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. एक्सेस कंट्रोल बाय स्टेट रिड्यूस इंसेंटिव. कई बार कई बिजनेस के अंदर में एक्सेस कंट्रोल आ जाता है गवर्नमेंट का, जिसके कारण इंपैक्ट क्रिएट होता है. एंड ऑल डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म एग्जिस्ट. कैपिटलिज्म के सारे डिसएडवांटेज तो यहाँ पे भी क्या रहेंगे, कॉमन ही रहेंगे. यस, यहाँ पे हमारा यूनिट 2 भी क्या हुआ था बेटा, और वैसे आप लोग इतना भूले नहीं हो, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें याद है. पढ़ के आए हो तुम लोग. हाँ, नहीं MCQ मैं चाहता तो मैं MCQ ले सकता था, बट मैंने MCQ जानबूझ करके नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? मैंने बोला यार MCQ मैं ले लूंगा, 10 दिन से मेरे को ये तो पता था कि तुम नालायकों ने पढ़ा नहीं होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट तुम लोग पढ़े होंगे. यस, मजा भी आ रहा होगा, चल यार अच्छा हुआ ये वाला सब्जेक्ट नहीं है. ऐसा हो रहा था ना तुमको भी? नहीं, इतना झूठ बोल रहे हो ना. मेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा होगा, है ना, रोज आने का मन ही नहीं करता होगा. चलो, अभी मैं आपको ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड करवा रहा हूं. सब लोग अपने मोबाइल निकालो, सब लोग अपने मोबाइल निकालो. 3,
एंड स्टार्ट। हेलो गाइस, दिस इज विजय साल्डा और आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड प्राइसिंग का रिवीजन। आप सभी को याद होगा रिवीजन करते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेनी है, जिसने आंखें खोली उसको रात में काला बजे भूत काटेगा। आमीन जी तुम्हार छिन 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 वाला, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान कंसंट्रेट कीजिए अपने रजिस्टर पे जो हमने लिखा है और आपको सब कुछ याद आ जाएगा इकोनॉमिक्स का फॉर द पर्पस ऑफ फाउंडेशन। यूनिट 2 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड प्राइसिंग। 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इनके 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं। 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट टू प्रोड्यूस, every economy has to decide what to produce, capital goods or consumer goods, right? दूसरा how to produce, how to produce के अंदर में हमें डिसाइड करना होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन, लेबर ओरिएंटेड या ऑटोमेटिक। थर्ड, फॉर whom to produce, rich or poor। फोर्थ, फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, so that we can use it now and we can also restore it for future, yes or no। इसके आगे हम बढ़े थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की ओर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी also called as free economy or laissez-faire economy. All means of production are owned by private individuals. The objective is only profit. Government has a limited role in management of economic affairs under this system. Second, socialist economy, also called as command economy or socially planned economy, introduced by Karl Marx and Friedrich Engels. All means of productions are owned by state, that is government. Mixed economy depend upon the market and government for allocation of resources. It contain features of private as well as government organization. Some sectors are owned by government whereas some sectors are owned by private organization. यहां से हम बढ़े थे एक एक इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ने के लिए। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल इकोनॉमी इंक्लूड फर्स्ट, प्रॉफिट मोटिव, दे ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, एवरी एंटरप्राइज इज फ्री टू प्रोड्यूस व्हाटएवर दे विश टू। थर्ड, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, द पर्सन कैन ओन द प्रॉपर्टी and use it for their business purpose. Competition is always higher because profit there is a motive and there is less government interference. These are 5 characteristics. Yes. Then हम आगे बढ़े थे merits of capitalist economy. Capitalist economy के क्या फायदे होते हैं? पहला, efficiency is greater because the objective is profit. Optimum utilization of resources because objective is profit. Consumer are always benefited. Consumer are always benefited. It is self-regulatory and always work for profit. It offers innovation and टेक्नोलॉजी, इट ऑफर्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। देन हम यहां से आगे बढ़े थे, हमने देखा था डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीर और अमीर बनते जाता है, गरीब और गरीब बनते जाता है। इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर, ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर, नो सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, ऑल दीज आर फीचर्स। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इकोनॉमी, इट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, फोकस इज ऑन सोशल वेलफेयर एंड सोशल इकोनॉमिक गोल्स। देयर इज एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। एडवांटेज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, इट इज प्लान्ड इकोनॉमी एंड वेस्ट इज अवॉइडेड, अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, एंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल। फिर हमने बात करी थी डीमेरिट्स ऑफ सोशल इकोनॉमी, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, क्रिएट मोनोपोली, प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, टेक अवे द बेसिक राइट टू प्रॉपर्टी एंड नो इंपॉर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी। फिर हमने बात करी थी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिस्ट एज वेल एज कैपिटलिस्ट। एडवांटेज क्या है? फ्रीडम ऑफ राइट एज वेल एज प्रॉपर्टी, ऑलवेज कंज्यूमर इज बेनिफिटेड, better in incentive for innovation and technology, planned economy helps in economic growth. Disadvantage क्या है? It is not a global path between capitalism and socialism. Excess control by state will reduce the incentive. All disadvantage of capitalism exist here. Thank you so much. Do share to all your friends. तुरंत सेव करो इकोनॉमिक चैप्टर 1 यूनिट 2। हाँ जी,
सिर्फ रिवीजन सेशन लिया था, स्टार्ट कुछ भी नहीं किया आज, सिर्फ रिवीजन सेशन था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये अपलोड करवा देता हूँ। यस, डन है जी, चलो बहुत बढ़िया, पकड़ मेरे भाई। अब हमारे दो टारगेट है, पहला टारगेट है एमसीक्यू, तो आप लोग कल क्या लेके आएंगे, एमसीक्यू बुक लेके आएंगे। एमसीक्यू बुक के अंदर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या है, अभी भी किसी ने लाया होगा तो वो देख सकता है। एमसीक्यू बुक जो मैंने बनाई है ये 3 पार्ट के अंदर बनाई है। आपकी इच्छा होती है कि सर इसके अंदर में मॉड्यूल के क्वेश्चन हो, यस, ऑलरेडी मॉड्यूल के सारे एमसीक्यू उसमें कवर्ड है। दूसरा पार्ट होता है सर जो एमटीपी है, जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी इशू करी हुई है, एमटीपी के भी क्वेश्चन हो, इंक्लूडेड है। सर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन उसके अंदर में हो, इंक्लूडेड है। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन उसके अंदर में हो, इंक्लूडेड है। सो अगर आप देखेंगे ये है आपका एमसीक्यू बुक, ये है आपका एमसीक्यू बुक। एमसीक्यू बुक को अगर आप देखोगे आपके पास होगा तो सबसे पहले हर चैप्टर का ये एक ही एमसीक्यू बुक है फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज बीसी। यस, नाउ अगर आप देखेंगे तो हर पेज पे करीब 6 से 7 एमसीक्यू को हमने रखा हुआ है, 6 से 7 एमसीक्यू को रखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस। और एट द एंड उसके क्या लिखे हुए बेटा, आंसर्स। यस, सो हर चैप्टर के अंदर में 100-150 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा भी जाए तो करीब मोर देन 500 एमसीक्यू आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगे एंड मोर देन 600 एमसीक्यू आपको किसके अंदर में मिलेंगे, बीसीके के अंदर में भी मिल जाएंगे। यस, तो इन एमसीक्यू को हमें सॉल्व करना है। जब भी हम कोई एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ एमसीक्यू कैसे होंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू होंगे, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है और आंसर भी हमें पता है, हम जाके उसको टिक कर देंगे। कुछ एमसीक्यू कैसे होते हैं, घुमावदार एमसीक्यू होते हैं, और इसके लिए हम उसके बाजू में उसका क्या लिखेंगे, रीजंस भी लिखेंगे। यस और नो। तो हमारा जो टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट वो होगा कल, क्योंकि आज बहुत से बच्चे बुक लेके नहीं आए होंगे, तो कल आपको क्या लेके आना है, क्वेश्चन बैंक लेकर के आना है, एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक लेके आना है। अब सर ये एमसीक्यू बुक को हम पढ़ तो लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, वर्कआउट कैसे करेंगे? मैं आपसे कहूंगा कि एमसीक्यू को जब आप टिक करें या रीजन लिखे, जानबूझ के पेंसिल से लिखना, ताकि आप जब सेल्फ स्टडी करते रहो तब आप इसको वापस से मिटा करके क्या कर सको, लिख सको कि ये क्यों है, राइट। तो रादर देन यूजिंग द पेन, यूज द पेंसिल, ताकि आप उसको क्या कर सको, बाजू में रीजंस भी लिख सको। इतने एमसीक्यू सर क्या काफी होंगे? डोंट वरी, हमने ये जो एमसीक्यू रखे हैं ये बहुत सोच समझ के रखे हैं, इतने एमसीक्यू काफी होंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर इंस्टीट्यूट कुछ और एमसीक्यू देता है तो वो भी हम कवर कर लेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो भी हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में मैं बस आपको हिंट दे देता हूं। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में मैं बस आपको हिंट दे देता हूं आज। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये किस कैटेगरी में आता है बेटा? इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर में आता है। और आपको जान के मजा आएगा कि इसके अंदर में कितने यूनिट है, 3। इसके अंदर में कितने यूनिट है, 3। द चैप्टर इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और इसके अंदर में 3 यूनिट है। जो अगला चैप्टर है ये चैप्टर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मान के चलो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि अगर आप सिर्फ पेज भी पलटा करके देखोगे तो आपको यहां पे सबसे ज्यादा डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, कई फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। सिर्फ पेज पलटाते रहो, समझेगा अभी आपको कुछ भी नहीं, समझेगा अभी आपको कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ पेज पलटा के भी अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमें चालू करना होगा, इसके ऊपर हमारा अच्छा खासा टाइम जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक बच्चे से एटलीस्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर में कोई भी लेक्चर मिस मत करना। एटलीस्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर में कोई भी लेक्चर को क्या नहीं करना, मिस नहीं करना। आपने बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है इस चैप्टर को, और आपको इसके ऊपर फोकस रखना है बहुत ज्यादा, राइट।
ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपसे रोज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रोज इसके 1 या 2 पेज आप पहले पढ़ के आए। फॉर एग्जांपल कल अगर मैं ये चैप्टर चालू करवा रहा हूं तो 21 और 22, राइट, इसको कंसेप्ट आप पहले से ही एक बार पढ़ के आए। इससे होगा क्या, इससे 2 से 3 चीजें होंगी। पहला, जब आप सिर्फ एक पेज पढ़ के आओगे, राइट, तो आपको कई वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसका मतलब ही आपको नहीं पता होगा, तो क्लास के अंदर में वो मीनिंग आप मेरे से पूछ पाओगे। सिर्फ आपको 2 पेज रोज पढ़ना है और आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे कोई इंग्लिश पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ लेना है, क्योंकि वो समझेगा कब, जब मैं आपको वो समझाऊंगा। तो आपको सिर्फ उसको पढ़ के आना है, काम खत्म आपका। सिर्फ 1 या 2 पेज आप रोज पढ़ के आएंगे और बस आपका काम खत्म, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। इस चैप्टर पे अगर आपने फतेह हासिल कर ली तो आप ये समझ लो कि आपका आगे का इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। तो यही एक थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट बनता है। 3 यूनिट है इसके अंदर में और तीनों यूनिट बहुत जबरदस्त है, तीनों यूनिट बहुत जबरदस्त है। एक बात तो यार देखो, तुमको समझना पड़ेगा, BCK एंड BCR, या खैर अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, BCK की अगर मैं बात करूं, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसा है? बहुत ज़्यादा ईजी। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आपको मैं CA इंटर पे दिखाऊंगा, यस, या इंटर लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? SM, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यही उसका अपग्रेडेड वर्जन भी है। यही उसका क्या है बेटा? अपग्रेडेड वर्जन भी है। तो वहाँ हम लोग देखेंगे। तो आपको जितनी मेहनत करनी है या जितना टेक्निकल ज्ञान लेना है, ये सारा टेक्निकल ज्ञान किधर है? इकोनॉमिक्स में। यस, क्योंकि BCK में आपको टेक्निकल ज्ञान नहीं है। वहाँ पे आपको कंपनीज जानना है, कंपनीज क्या है, कैसी है, उनका ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, वही सब समझना है आपको। तो आपको जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है या ज़्यादा मेहनत करनी है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको कितने चैप्टर थे? 5। पहला तो आपको समझ में आ गया चिल्लर है, दूसरा चिल्लर नहीं है। पहला समझ में आ गया आपको चिल्लर है, दूसरा चिल्लर नहीं है। दूसरे में ईमानदारी से अपनी क्या लगने वाली है? मेहनत लगने वाली है। और बहुत सारे MCQ सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 के ऊपर ही बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है बोलो जल्दी से? चैप्टर नंबर 2 के ऊपर ही बेस्ड है। अच्छा, चलिए एक छोटी सी बात मैं आपके साथ चालू करता हूं और आप मुझे छोटे से पार्ट चालू कीजिए। मैं बस चैप्टर नंबर 2 की ओर आपको लेकर के जा रहा हूं। व्हेन यू हर्ड डिमांड, आप क्या समझते हैं इस वर्ड को? मैंने बोला इस चीज की डिमांड है, मतलब एग्जैक्टली क्या है? लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं या लोगों की वो जरूरत है? लोगों की वो जरूरत है, लोग चाह रहे हैं कि ये हो। कई लोगों की वो जरूरत है, तो डिमांड रहेगी रहेगी। पानी 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 पानी। अब बताइए, इतनी गर्मी का मौसम, इतने गर्मी का मौसम, इतने गर्मी का मौसम में पानी की जरूरत होगी। अच्छा, क्या डिमांड वन टाइम होती है? क्या डिमांड सीजनल भी हो सकती है? डिमांड सीजनल भी हो सकती है। एग्जांपल दे पाओगे? मैंगोस। ये बात अलग है, हमें साल भर खिला दो हम खा लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड कब रहेगी? गर्मी में। हाँ, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स गर्मी में, अम्ब्रेला बारिश में, रेनकोट बारिश में, पटाखे और ठंडियों में अरे विंडशीट्स, अरे विंडशीट्स, ठंडियों में विंडशीट्स भी लगेंगे ना मेरे भाई। सो जाहिर सी बात है डिमांड कैसी हो सकती है? सीजनल भी हो सकती है। अच्छा बताइए, डिमांड ज्यादा रहेगी तो प्राइस का क्या होगा? सोच के देखिए, अगर डिमांड ज्यादा रहेगी तो प्राइस अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस चलिए बताइए ना। हाँ, हाउ मेनी पीपल बढ़ेगा? अगर डिमांड ज्यादा रहेगी तो प्राइस बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? हिंदी में भी बोल, परफेक्ट है। हाँ, हाँ हाँ बेटा, प्राइस मैनिपुलेशन। वो बोलेगा भैया चाहिए तो लो, नहीं तो मत लो, है ना? हाँ, क्यों कम रहेगी बताओ उसको? आप दूसरे वकील हो, उनके सामने देख के बात करो, आपको उन्हें हराना है।
हाँ लड़ो, मेरे से मत बोलो, मैं इधर कोर्ट है। हाँ तो वो कह रहा है, वो मेरा भाई कह रहा है, अगर जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा रहेगी तो सेलर बोलेगा मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, मैं अवेलेबल करवा के दे रहा है। हाँ कंपटीशन रहेगी सेलर की, पर डिमांड तो उसके पास भी ज्यादा रहेगी, तो प्राइस वो बढ़ाएगा ना, तो वो उसके पास जाएगा, पर हम अपना प्राइस क्यों कम करेगा? मेरे पास अगर डिमांड ज्यादा है तो उसको जान दो जिधर जाना है, मैं इस भाव में बेचेगा। ये कोर्ट का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। आप सब्जेक्ट पे बात कीजिए, आप सब्जेक्ट पे बात कीजिए। डिमांड ज्यादा, मैंने आप ये मिक्स्ड इकोनॉमी में जा रहे हैं माय लॉर्ड, सुनो, ये मिक्स्ड इकोनॉमी में जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी या प्राइस कम होगी? आप बीच में ना बोले। हाँ हाँ क्या कहना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि भैया, वो कह रहे हैं कि भैया, क्या कह रहे हैं आप? कहना क्या चाहते हैं आप? डिमांड अगर बढ़ गई तो प्राइस कम हो जाएगा। ज्यादा लोग आएंगे तो आपका तो रिसोर्सेस कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे को एक बात बताइए सर, आप अगर डिमांड के लिए ये भी आ गए, 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 रिसोर्सेज मेरे पास अनलिमिटेड है क्या? मेरे पास तो 10 किलो आम है, ये भी मंगना है, आप भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए। अब मैं सेलर हूं, अब बताइए हाँ मैं अकेला थोड़ी बेच रहा हूं, कोई और भी बेच रहा होगा, कोई और भी बेच रहा होगा, लेकिन मेरे बिजनेस में आप मेरे को एक बात बताइए, मैं अगर मेरे बिजनेस की बात करूं, सी मेरे को दुनिया से लेन देन है क्या? नागपुर में भी कोई बेच रहा होगा, ये आदमी उठ के नागपुर जाएगा। पिंपरी चिंचवड़ में कोई बेच रहा होगा, ये आदमी पिंपरी चिंचवड़ में जाएगा। 4 कदम आगे एक दुकान है, जाना किसको है, इसको या मेरे को? ये डिसाइड करे, मैं मेरा प्राइस डिसाइड करे। मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये जाएगा, ये आएगा। अरे भाई कोई जाएगा, कोई आएगा ना। अरे देख भाई, रोड खाली नहीं रहने वाला। हाँ ध्यान से सुनिएगा, इसे शायरी में कहना चाहूंगा, वाह वाह लगेगा। तो क्या हुआ जो उसने रचा ली मेहंदी, अब हम भी सेहरा सजाएंगे। तो क्या हुआ जो उसने रचा ली मेहंदी, अब हम भी सेहरा सजाएंगे। हमें मालूम था वो हमारे नसीब में नहीं, अब उसकी छोटी बहन को फंसाएंगे। कोई जा रहा भाई, जाना, मेरा मैटर नहीं है। आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी, और कोई और कोई और कोई? तो कंक्लूड करते हैं, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ऐसा। सप्लाई बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस का क्या होगा? कम होगा। भी बात कर रहे देख भाई ने कोर्ट ही छोड़ दिया, मैं नहीं खेल रहा। हाँ सर उसके बाद ऑप्शन ज्यादा है ना, इससे नहीं मिल रहा तो उससे ले लेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो वो निकालने का ट्राई करेगा। कैसी अश्लील बातें कर रहा है लौंडा। सर उसके पास ज्यादा रहेगा तो निकालने का ट्राई करेगा। शिव 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 शिव। बट हाँ ये बात तो उतनी परफेक्ट है कि अगर मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी आ गई, आपने कई बार देखा होगा जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो प्राइस अचानक से डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई ही इतना ज्यादा हो जाता है और उसको तो बेचना है, नहीं तो ये प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? खराब। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ा तो प्राइस कम हो जाएगा। एवरीबॉडी
यस और नो? ये एकदम सिंपल सा इक्वेशन, आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? यानी क्या, क्यों डिमांड अगर बढ़ गई, एक बात समझना, मुझे दूसरों से कोई लेन देन नहीं है कि कोई और भी तो सेलर होगा, ये भी तो होगा, वो भी तो होगा। जाहिर सी बात है, अगर डिमांड बढ़ रही है मतलब सिर्फ मेरे पास नहीं, ऑलमोस्ट सबके पास बढ़ रही होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऑलमोस्ट सभी के पास डिमांड बढ़ रही होगी। एक छोटा सा एग्जांपल, कोविड से पहले हॉस्पिटल के अंदर में लोग इतना ज्यादा भर्ती नहीं होते थे, तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो कॉस्ट था वो भी उतना ज्यादा नहीं था। जब कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स आने लग गए, अब हॉस्पिटल ही फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट होने लग गया, अब एक भी व्यक्ति को एडमिट करना है तो हॉस्पिटल ने क्या बोला, भाई इतना पैसा लगेगा, तेरे को रुकना है रुक, नहीं तो किसी और हॉस्पिटल में जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसके पास लोग आ रहे हैं, जो प्राइस मांग रहा है उसी में लोग आ रहे हैं, तो डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा। यस और नो? डिमांड बढ़ी तो क्या होगा बेटा, प्राइस बढ़ेगा कभी भी। यस, अभी देखिए रिसेंटली रेलवेज की सारी टिकटों के जो प्राइस है ये हाइक पे है, एट द सेम टाइम बस के भी जितने प्राइसेस है ये सब हाइक पे है। क्यों? क्योंकि अभी लोगों की गर्मियों की छुट्टी है और लोग क्या करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो प्राइस अप है। एक बार वापस से जून चालू हो गया, लोगों का स्कूल कॉलेज चालू हो गया, ये वापस से क्या हो जाएगा, डाउन, और जैसे ही डाउन हुआ वैसी प्राइस क्या हो जाएंगे, नॉर्मलाइज। तो डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा, वही सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस कम। तो आपको नहीं लगता डिमांड और सप्लाई दोनों को इक्विलिब्रियम करके चलना पड़ेगा? यस और नो? हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो हमें कई बार क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, दूसरे देशों को भेजना पड़ेगा, भैया ये लो तुम, दूसरे देशों को भेजना पड़ेगा, भैया ये लो तुम। और अगर हमारे पास कम है तो हमें खुद ही एक्सपोर्ट क्या करना होगा, बैन। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाया सरकार ने। क्या किया, वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाया। क्यों बैन लगाया? क्योंकि आजू बाजू के देशों के अंदर में फूड क्राइसिस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, राइट? तो यहां पे ऑलरेडी क्या चल रहा है, फूड क्राइसिस चल रहा है। अब अगर इंडिया से फूड वहां चला गया, बात समझना, इंडिया से फूड वहां चले गया तो यहां पे शॉर्टेज हो जाएगा, और यहां शॉर्टेज हुआ तो यहां के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे, जिससे कहां को इंपैक्ट होगा, तुम दूसरों की मदद करने जा रहे हो लेकिन यहां इंपैक्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बैन लगा दिया। एट द सेम टाइम रशिया से हमें क्या मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था, और वो भी सस्ते में मिल रहा था बिकॉज ऑफ द वार, कोई और खरीद नहीं रहा था देश। अब इंडिया को यहां पे अपॉर्चुनिटी लगी, यूएसए ने बोला इंडिया खरीदने का नहीं, मोदी जी तो मोदी जी है, मोदी जी ने बोला मैंने सुना किसी की नहीं तेरी कहां सुनूंगा, मैंने सुना किसी की नहीं तेरी कहां सुनूंगा, तेल लगाने गया, तेल लाओ, जैसी तेल लाया, समझ में आया, तेल लगाने गया, तेल लाओ, उन्होंने भैया तेल लाया, उन्होंने क्या किया, तेल लाया, जैसी तेल लाया, जाहिर सी बात है अब सस्ते में तुम पेट्रोल खरीदोगे तो गवर्नमेंट को और टैक्सेस के अंदर में बेनिफिट हो गया, गवर्नमेंट को उनकी रिकवरी मिल गई। 9-9, 10-10 रुपए से पेट्रोल डीजल बढ़ते वक्त 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, एक साथ 10 रुपए कम कर दिया। क्या हुआ इससे, जब सप्लाई ज्यादा आ गया तो प्राइस कम हो गया, सप्लाई ज्यादा आ गया। अब हमारे पास रशिया से और कोई ले नहीं रहा, फॉरेन कंट्रीज ले नहीं रही, इंडिया ने बोला तेल लगाने गया, तेल लाओ, तेल लेके आओ, और हमने तेल ला करके क्या कर दिया, दन अपने प्राइसेस कट कर दिए। तो इतने सालों से जो लोग चिल्ला रहे पिछले 1-1.5 साल से कि प्राइस बढ़ रहा, प्राइस बढ़ रहा, प्राइस बढ़ रहा, बढ़ाते 1 रुपए थे, 25 पैसा थे, 70 पैसा थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं लंबा पहुंच गया था। इन्होंने क्या कर दिया, कम, एक साथ 10 रुपए, लोगों को बड़ा रिलीफ मिल गया, एक साथ खत्म हो गया काम। गवर्नमेंट वापस लाइमलाइट में आ गई, भैया 10 रुपए पेट्रोल कम कर दिया, 10 रुपए पेट्रोल कम कर दिया। तो भैया ये इकोनॉमिक डिसीजन था, ये डिमांड और सप्लाई का क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे, क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम, इसे एक सही तालमेल पे लाना पड़ेगा। यस, कुछ अब ये सीजनल भी होता है, कुछ चीजों की डिमांड बढ़ती है, कुछ चीजों की डिमांड कम होती है, और अकॉर्डिंगली ये प्राइस क्या चलते जाता है, एडजस्ट चलते जाता है। आप कई बार सुनते होंगे न्यूज के अंदर में प्राइस पहुंच गया 110 रुपए पे किलो, नींबू पहुंच गए, ऐसा अभी रिसेंट आया था, नींबू अचानक से 100 रुपए क्रॉस कर गया। अभी डेली लगने वाली चीज है, आपको तो पता है नींबू रोज लगता है, नहीं तो कई लोगों का तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई की, यही जिमिक्स को हमें क्या करना होगा, समझना होगा कि डिमांड और सप्लाई को मैनेज किस तरीके से किया जाता है। ज्यादा सप्लाई कर दिया तो भी मुश्किल, कम सप्लाई कर दिया तो भी मुश्किल। मैं आपको इस पे केस स्टडी बताऊंगा, निरमा, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, निरमा दूध सी सफेदी, याद आ रहा है क्या कुछ?
बस वो एडवर्टीजमेंट देख करके आइएगा। यस, और हम इसको जरूर देखेंगे। सो कल एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे, आप एमसीक्यू बुक साथ में लेकर के आएंगे, राइट? चैप्टर नंबर 1 को बस रिवाइज करके आ जाना एंड दैट्स इट। रुकूंगा मैं आज यहीं के लिए, मिलूंगा आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बोलो बच्चों।